अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ गाइड विद हुमैरा की एक नई एपिसोड के साथ आज मैं मौजूद हूँ एक तिबी माहिर के साथ। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है, जो कि वन स्टॉप शॉप है फॉर ऑल योर बिलिंग, क्रेडेंशलिंग एंड कोडिंग नीड्स। इसके अलावा मैं हम न्यूज़ की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आज के मेरे मेहमान एक बोर्ड सर्टिफाइड पीडियाट्रिशियन हैं। मोर देन 30 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की और उनकी स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक्स। तो चलिए मैं आज के मेहमान की तरफ बढ़ती हूँ, डॉक्टर सैयद हसन हैदर। पहले तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुमैरा फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज हम बात करते हैं, आपकी जो स्पेशलिटी है वो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जो प्री नेटल विज़िट्स होते हैं उनकी क्या अहमियत है, और जो माएँ होती हैं एक्सपेक्टिंग जब होती हैं तो किस तरह से ये सारी क्या चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए टू डिसाइड कि किस पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए उन्हें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा। सो बेबी जो है जब मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं इंतहाई खुशी की बात होती है, और जो प्रेगनेंसी है वो प्रोग्रेस करती है, और आपका जो भी है वो आपको मैनेज कर रहा होता है, वो बेबी की ग्रोथ देख रहा होता है, वो आपकी वेलबींग को देख रहा होता है, उसमें रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स और बेबी की ग्रोथ मॉनिटर हो रही होती है। सो जब वो टाइम आ जाता है जब हमें एक्सपेक्टेड होता है कि अब बेबी ने डिलीवर होना है और पैदा होना है, तो उस वक्त अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करती है कि पेरेंट्स जो हैं वो सर्च करने लगें पीडियाट्रिशियन के लिए। सो जब भी आप पीडियाट्रिशियन को चूज़ कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो पीडियाट्रिशियन जो है वो आपके लिए अच्छा फिट होगा, और आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे उसकी प्रैक्टिस से, उसके रिव्यूज़ से, उसकी पर्सनालिटी से, क्योंकि आप ये देखेंगे ये तलक जो है वो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स के लिए चलना है। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल in picking a good pediatrician for yourself. So experience उसमें मैटर करता है, उनकी एक्सपर्टीज़ मैटर करती है। I feel like थोड़ा सा मेरा एडवांटेज है क्योंकि मैंने एक और फेलोशिप भी कर रखी है जो कि है नियोनेटल पेरीनेटल मेडिसिन। सो आई डील विद आल्सो हाई रिस्क बेबीज़ हु आर बोर्न प्रीमेच्योर, और वो नियोनेटल आईसीयू में स्टे करते हैं। तो उनकी नीड्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू नॉर्मल हेल्दी बेबीज़ जो कि 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो मैं वो दोनों एस्पेक्ट्स को देखता हूँ और बड़े सालों से देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एक वो थोड़ा एडवांटेज मुझे रहता है उसमें। पीडियाट्रिशियन चूज़ करने के लिए ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि आप खुद कहाँ हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने करने होते हैं बेबी की बर्थ से पहले, जिसमें ये है कि आप बेबी को फीड कैसे करेंगे, आप खुद नर्स करना चाहेंगे या बॉटल फीडिंग चूज़ करेंगे, अगर आपका मेल बेबी है तो क्या आप सर्कमसिजन में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, तो वैक्सीनेशंस के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, किन चीज़ों से आप घबराते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं जब आप वो प्री नेटल विज़िट करते हैं, और नॉर्मली सारे पीडियाट्रिशियन प्रोबेबली ये सर्विस ऑफ़र करते हैं। मेरे ऑफिस में उसमें हमेशा ये रूम रहता है कि जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो आके पर्सनली मिलें, ऑफिस स्पेस को देखें, पीडियाट्रिशियन से मिलें, उनके अगर कोई क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बेबी की वेलबींग से रिलेटेड वो मुझे एड्रेस करें और मैं उनको जवाब दूं। तो मैं उस विज़िट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम समझता हूं कि उसमें आप मेंटली, जिसको कहते हैं ना, बेबी को रेडी, पेरेंट्स को रेडी कर देते हैं उस बात के लिए कि ये एक चीज़ होने वाली है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, आपकी सोशल लाइफ पे उसका इफ़ेक्ट है, आपकी पर्सनल लाइफ पे उसका इफ़ेक्ट है, आप जिस तरह से बेबी को ब्रिंग अप करेंगे उसका इफ़ेक्ट बेबी की लाइफ के ऊपर है। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है। हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि वो विज़िट आप 34 वीक्स के बाद, जब तक बेबी ने डिलीवर होना है, वो आप उस टाइम के दौरान करें। तो नाज़रीन, इसमें मैं ये भी ऐड करूँगी कि आप ये भी ज़रूर चेक कर लें कि आपका इंश्योरेंस कवरेज जो है वो कौन से पीडियाट्रिशियंस उसमें हैं और कौन से डिस्टेंस तक आप जाना चाहते हैं, और अगर आपके डॉक्टर जो हैं उनकी पॉलिसी क्या है फॉर द चाइल्ड हु इज़ सिक एंड टू बी सीन इमीडिएटली सेम डे, तो वो अकोमोडेट करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और वो जो डॉक्टर हैं वो न्यू पेशेंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और किसी भी किस्म की और ऐसी पॉलिसीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले से होमवर्क करके रखें बिफोर यू गो फॉर द डिलीवरी ऑफ कोर्स योर न्यू बॉर्न। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके बाद डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर कोई प्रीमेच्योर हो जाता है बेबी, तो
उसकी जो केयर होती है वो एक फुल टर्म बेबी जो होता है उससे डिफरेंट होती है? देखिए, नॉर्मली जो नियोनेटल आईसीयूज़ हैं उनकी पॉलिसी लाइंस होती हैं, और बेबी जो है हम उस वक्त उनको पेरेंट्स को कहते हैं कि अब आप ये इज़ रेडी टू कम होम, जब हम ये देखते हैं कि उसने बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ एक्वायर कर ली हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेबी ब्रीदिंग कैसे कर रहा है, बेबी फीडिंग प्रॉपर टाइम में ले रहा है। अगर कोई बेबी है उसको 1 घंटा लग जाता है पर फीडिंग के लिए, तो आप सोचें अगर आपको दिन में 8 दफ़ा उस बेबी को फीड करना हो 24 घंटे में, तो आप तो सारा दिन सिर्फ यही करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो हम ये देख रहे होते हैं कि बेबी कैसे प्रोग्रेस कर रहा है निक्यू में, कितनी जल्दी वो फीड को फिनिश कर रहा है, वेट गेन उसने करना शुरू किया है या नहीं, और अपने जो उसके जो हिफाजती रिफ्लेक्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप हुए हैं या नहीं। तो जब वो हो जाते हैं उस वक्त बेबी डिस्चार्ज हो जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपका बेबी बहुत ज़्यादा प्रीमच्योर पैदा हो तो फिर आप देखेंगे कि नियोनेटल आईसीयू में कई दफ़ा महीनों स्टे करना पड़ता है। और उस सिचुएशन में ये डिपेंड करता है कि बेबी ने खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं पैदा हुई हैं उसके उस लॉन्ग स्टे की वजह से। कई सिचुएशंस में ऐसे होता है कि बेबी के लंग्स जो हैं वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं प्रीमेच्योर पैदा होने की वजह से, या मशीनों की वजह से, या ऑक्सीजन की वजह से। तो उन बेबीज़ को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। उस तरह के बेबीज़ आमतौर पर घर आते हैं तो शायद कभी कभी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी वो बच्चे मेडिसिन के ऊपर होते हैं। और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि जितना आप प्रीमेच्योर बेबी इस दुनिया में आते हैं उतना ज़्यादा रिस्क होता है खुदा न खास्ता ऐसी इंजरी का जिसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर ब्रेन को खुदा न खास्ता इंजरी हो जाए। इम्यूनिटी भी लो होती है ऐसे बच्चे की? सब बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है और प्रीमेच्योर्स की कुछ ज़्यादा लो होती है। तो कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जो हम प्रीमेच्योर बेबीज़ को ऑफ़र करते हैं उनके डिस्चार्ज से पहले। जिस तरह एक अब आप सब लोगों ने सुना होगा शायद एक वायरस RSV है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जो कि बहुत ज़्यादा डेविस्टेशन कॉज कर सकता है, ख़ास तौर पे प्रीमेच्योर बच्चों में जिनके लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं या हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उन बच्चों को वो वैक्सीन वहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं, और फिर जब वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर पीडियाट्रिशियन का ऑफिस उनको मेंटेन करता है। लकीली ये है कि अब नई एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो रही है और इंशाल्लाह इस फॉल से वो शुरू हो जाएगी। वो उन बच्चों के लिए, वो खाली प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए नहीं है बल्कि इवन फुल टर्म बेबीज़ के लिए भी है, जिनको आप फर्स्ट 1 ईयर में आप प्रोटेक्ट करेंगे RSV के अगेंस्ट। तो दैट वुड बी अ वेरी गुड एडिशन आई थिंक, जिसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चे जो हैं वो डे केयर्स में जाते हैं, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स अगर दोनों काम कर रहे हो तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए, उन इन्फेक्शंस के लिए। तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी गुड addition to the armor that we already have in trying to prevent these problems in premature babies. So premature babies are especially at high risk इन्हीं बातों की वजह से। कि जब आप बेबी डिलीवर होता है तो डिस्चार्ज समरी जो है हॉस्पिटल की वो ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं ताकि वो पूरा बैकग्राउंड जो है उनको मिल जाए जी। अच्छा, तो इसके बाद क्या जो स्क्रीनिंग होती है इसकी क्या टाइमलाइंस हैं जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स देती है, वो थोड़ी सी बताइए। बच्चों के लिए उन्होंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ये किया कि एक सिस्टम बना दिया कि आप एक ख़ास वक्फे से बच्चों को वेल केयर चेक के लिए लेके जाएं। उस वेल केयर चेक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसका जो सबसे बड़ा ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पेरेंट्स के कंसर्न क्या है। जिस तरह प्रीनेटल विजिट में आप पेरेंट्स को ये बताते हैं कि कौन सी फीडिंग बेबी के लिए बेहतर होगी, कौन सी चीज़ें जो आपको वॉच करनी है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बेबी के साथ होगा जब वो हॉस्पिटल में होगा, कौन से टेस्ट ऑफ़र किए जाते हैं हॉस्पिटल में, उनका क्या मकसद होता है और कब आपने फॉलोअप करना है। और आप एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं बच्चे के घर आने से पहले, तो आपको पता होता है कि जब आप हॉस्पिटल से निकलेंगे तो फिर आपके पास हॉस्पिटल की हेल्प तो अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास आपकी पीडियाट्रिशियन की हेल्प है तो वो राइट अवे आपको आपके कंसर्न से एडवाइस करेगा। तो जो स्केड्यूल बनाया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में, उसमें उन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट विज़िट आप करें अपने पीडियाट्रिशियन के साथ विद इन 3 to 5 days ऑफ डिस्चार्ज, इससे पहले कि आप घर आएँ। तो वो अपना पीडियाट्रिशियन को सिलेक्ट करें और फिर वो फर्स्ट विज़िट करें। उस फर्स्ट विज़िट में जो है वो पीडियाट्रिशियन जो है आपको बताएगा कि बेबी की कैसी कंडीशन है, कोई जॉन्डिस का प्रॉब्लम तो नहीं है, किन चीज़ों को आपने वॉच करना है, अगर आपको फीडिंग करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो उसमें वो एडवाइस करेगा। तो फर्स्ट मंथ में आपको तकरीबन 3 विज़िट्स
करनी चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, पीडियाट्रिशियन के साथ। फिर उसके बाद जो स्केड्यूल है वो चेंज हो जाता है और गैप्स जो हैं वो पड़ जाते हैं। फिर 2 मंथ्स पे नेक्स्ट विज़िट होती है, फिर 4 मंथ्स पे विज़िट होती है, फिर 6 मंथ्स पे विज़िट होती है, फिर 9 मंथ्स पे विज़िट होती है और फिर 1 ईयर पे। तो ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में आप ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और उन सब विज़िट्स में एक ही गोल होता है कि बच्चे की जो नशो नुमा है वो अप्रोप्रिएटली हो रही है। अगर उसको ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत है, कम फीडिंग की ज़रूरत है, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, उसकी केयर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उन विजिट्स में डिस्कस की जाती हैं और हम मॉनिटर करते हैं बेबीज़ को कि उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है। और ख़ाली फिज़िकल ग्रोथ ही नहीं बल्कि मेंटल ग्रोथ, जो कैपेसिटी है जो अल्लाह में है, जिस तरह से वो माइलस्टोन्स जो हैं कि कब बेबी ने वॉक करना है, कब बेबी ने बैठना है, कब बेबी ने आंखों का कांटेक्ट बनाना है, कब सोशल स्माइल आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे होते हैं और पेरेंट्स को साथ साथ एजुकेट कर रहे होते हैं। सो दैट्स अप टू फर्स्ट ईयर। और उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी बच्चे बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। पेरेंट्स हम इसी की तरफ दोबारा आते हैं। Houston Institute of Global Health, offering training in high demand healthcare field. हमारे बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल की जमानत। Affordable cost of financing options available. अपनी जरूरत के मुताबिक कोर्स सिलेक्ट करें। Medical assistant and administration, EKG technician, phlebotomy and continuing education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. You don't have health insurance? Call us. We can enroll you today. Most families can get health plans for under $100 a month. Many low-income families pay zero premium. Call Mumtaz Zaman, top-ranked agent in health insurance, serving in 50 states across USA. We can enroll employers groups of 50 to 5,000 employees in top insurance companies. Call Zaman Insurance Agency. Call Mumtaz Zaman. Call us today. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. आपकी ज़कात सिर्फ एक अतिया नहीं है, ये हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सरमाया है। आपकी ज़कात एक बच्चे की ज़िंदगी को बदल सकती है और आने वाली नस्लों के लिए समाजी तरक्की का बाइस बन सकती है। अपनी ज़कात तामीर मिल्लत फाउंडेशन को दें और एक बच्चे को दुनिया बदलने की ताकत दें। ये बताइए कि कुछ थोड़ा सा स्टिग्मा है कि ये जो इम्यूनाइजेशन है, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो उसको अभी तक समझते हैं कि इट कैन कॉज ADHD, ऑटिज़म, दूसरी चीज़ों को ट्रिगर करती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये इम्यूनाइजेशन का ये जो एक बात बनी हुई है, क्या ये दुरुस्त है? और इम्यूनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। जी एब्सोल्युटली। सो देखिए, इम्यूनाइजेशन की एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री ये है कि आपको ये देखना है कि किन चीज़ों के लिए आपको इम्यूनाइज़ किया जा रहा है और फिर थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू उसमें होना चाहिए और थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड होनी चाहिए। यानी ये देखें कि क्योंकि मेजॉरिटी हम लोगों का तल्लुक़ पाकिस्तान से है या और मुस्लिम वर्ल्ड से है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो आप ये देखें कि एक ज़माने में World War II के आसपास अगर आप देखने की कोशिश करें तो पोलियो कितना कॉमन था और क्या उसकी डेवस्टेशन थी कि जिस इंसान को पोलियो हो जाता है पूरी ज़िंदगी के लिए क्रिपल्ड हो जाता है। इसी तरह डिफ्थीरिया है, वो ऐसा रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज कर सकता है कि वो जानलेवा हो सकता है। पर्टसिस, जिसको वूपिंग कॉफ कहते हैं, वो छोटे बच्चों के लिए एक क़यामत से कम नहीं है। अगर हो जाए उनको तो दे कैन लूज़ देयर लाइफ। तो जब वैक्सीन बनी और इंट्रोड्यूस हुई तो इन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के उनको किया गया। और उसके आप देखें कि प्री वैक्सीन और पोस्ट वैक्सीन क्या हुआ कि वो जो चीज़ें थी लाइक स्मॉल पॉक्स को देखें, चिकन पॉक्स को देखें, वो एलिमिनेट हो गए बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। तो वो बीमारियां जो जानलेवा थी उनका अब इंसिडेंस आप देखें, अमेरिका में आप हार्डली सुनते हैं कि किसी को पोलियो हुआ और यहाँ पर हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में हम ओरल पोलियो वैक्सीन यूज़ करते हैं। मेरे लिए मेरे पेशेंट्स
मेरे बच्चों की तरह हैं। अगर मैं ये डिसीजन करूं कि मैंने इस बच्चे को वैक्सीन लगानी है और मुझे अपने बैक एंड में ये पता हो कि इसकी वजह से खुदा ना खास्ता इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं तो सो भी नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा ये बिलीफ है और मैं 100% इस बिलीफ में हूँ कि वैक्सीन जो हैं वो प्रिवेंट करती हैं बीमारियाँ और इलनेस। मैं उसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि आप ये देखें कि अगर आप जंग में हैं और हर तरफ गोलियाँ चल रही हैं तो आपके इंजरी होने का चांस बहुत हाई है। आप अपनी इंजरी को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हो। तो वैक्सीन को आप ऐसे सोचें, वैक्सीन आर बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो हो सकता है कि आपको इंजरी हो लेकिन उसका एक्सटेंट वो नहीं होगा कि अगर आपने ना बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हो तो उसमें आपकी हलाकत हो सकती है, उसमें हो सकता है कि आप थोड़े से इंजर हो जाएं। तो उसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप ये देखें कि हम ऑटिज़म के लिए बच्चों को स्क्रीन करते हैं अपने क्लिनिक में, और वो स्क्रीनिंग हम करते हैं 18 मंथ्स पे और 24 मंथ्स पे जी। और सबसे कॉमन एज जब आपको ये पता लगने लगता है कि आपका बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है, वो उसकी स्पीच थोड़ी सी डिले है, वो उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाता जैसे बाकी बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बिहेवियर में कुछ पिक्यूलियर बातें हैं, उसको सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसको चीज़ों से घबरा जाता है, ऊंची आवाज़ से, नॉइज़ेस से, और ज़रा डिफरेंट रिएक्ट करता है। तो वो डायग्नोसिस जो है वो अराउंड उसी टाइम होता है जब आप MMR वैक्सीन देते हैं। MMR वैक्सीन हम 1 ईयर पे देते हैं। MMR स्टैंड्स फॉर मीजल्स, मम्स और रूबेला की वैक्सीन। तो क्योंकि डायग्नोसिस अराउंड 18 to 24 मंथ्स होता है, तो हम सब इंसान हैं और इंसानों का ये काम है कि हर चीज़ के लिए कॉज और इफेक्ट ढूंढते हैं। आपने क्या किया, उसका क्या नतीजा निकला। तो ईजी है कि आप ब्लेम करें। MMR तो लग जाता है कि MMR जो है वो ब्लेम हो गया। तो आपको ये देखना है कि मीजल्स, मम्स और रूबेला से क्या कुछ हो सकता है। इसी तरह ये जो अभी कोविड है उसका वैक्सीन कितनी अर्ली एज में दिया जा सकता है? देखिए, कोविड वैक्सीन जो AAP रिकमेंड कर रही है, आप 6 मंथ्स ऑन आप दे सकते हैं कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए। और जो फ्लू है, फ्लू भी हम 6 मंथ से शुरू करते हैं। पहले साल में बेबीज़ को 2 इंजेक्शंस लगते हैं 1 महीने के वक्फे से, और उसके बाद 1 a year। अच्छा। और आपको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और सारे लोग मुझे पता है इस बात के लिए अवेयर हैं कि जब कोविड 2018 में शुरू हुआ तो हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी कोविड के लिए, और हमने देखा कि कितनी मोर्टेलिटी थी और किस तरह की तबाही मची कोविड से। फिर वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई और कोविड से जो डेथ थी वो आराम आराम से कम होना शुरू हो गई। और अब ये है कि डेथ्स आर फार एंड रेयर, और ज़्यादा उन लोगों में हो रही हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं या उनके कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हैं। अच्छा। तो उस हवाले से आप देखें, जो बात मैं पहले कह रहा था, बुलेट प्रूफ वेस्ट का कॉन्सेप्ट, कि आप जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको वैक्सीन लगी और आपको कोविड हो जाए तो आपकी आउटकम वो नहीं होगी एक ऐसे शख्स के लिए जिसने कोई वैक्सीन ली नहीं। अच्छा। और ये जो सारी बात है कि कोविड वैक्सीन से ये हो जाएगा या वो होगा, देखिए उसके लिए आपको हार्ड डेटा चाहिए। मैं एज अ साइंटिस्ट मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास हार्ड डेटा नहीं है। तो फिर ये सब जिसको कहते हैं ना बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी, यानी पॉसिबल तो है लेकिन एविडेंस नहीं है हमारे पास जी। सेम ही विद फ्लू वैक्सीन। तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों की केयर के लिए प्रिवेंशन टू गेट इनटू सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक कोविड और फ्लू, हमें वैक्सीनेशंस बच्चों को टाइमली करवाने चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए। और ये है कि क्योंकि हम मास्क पहन रहे थे, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत डिक्रीज़ कर गई थी जब हम मास्क पहन रहे थे, और जब मास्क की लिमिटेशन गई उस वक्त कोई वैक्सीन के लिए तैयार नहीं था, कोई इंसान फ्लू नहीं चाह रहा था, कहता हो ही नहीं रहा हमें क्या ज़रूरत है वैक्सीन लगवाएं। लेकिन फिर ये हुआ कि जब मास्क उतरे तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डबल स्ट्रेंथ से वापस आई, क्योंकि लोग फिर अनवैक्सीनेटेड थे और जब फ्लू आ गया तो फिर हर एक को हो गया। तो अभी इतने साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ, ये लास्ट 2 years is probably the worst years in terms of just how much flu is out there, how much RSV is out there, how much things that you can prevent with vaccines are there. Flu is more deadly than COVID. Absolutely. और ख़ास तौर पे उसके जो biggest जो समझ रहे हैं victims हैं वो हैं people over 60 years of age and children under 1 year.
एंड पीपल विद हार्ट प्रॉब्लम्स या खुदा न खास्ता एस्थमा के पेशेंट्स या ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए फ्लू वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी रहता है कि फ़्लू वैक्सीन लगेगा और मैंने फ़्लू वैक्सीन लगवाई तो मुझे एक्चुअली फ़्लू हो गया। देखिए वो आपको वैसे भी हो सकता है, लेकिन आप ये बात मत भूलें कि फ़्लू वैक्सीन की वजह से शायद प्रॉब्लम आपकी इतनी सवेर इलनेस नहीं थी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डॉक्टर साहब कि मैंने एक दो लोगों को ऑब्जर्व किया कि घर में जैसे टाइलेनॉल है या कोई भी मेडिकेशन है तो बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं और बाज़ कोई एडल्ट सिरप पड़ा है तो उसको उठा के दे देंगे कि ये तो आधा चम्मच मैं इसको दे रहा हूँ, एडल्ट तो एक है। तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि मतलब एडल्ट सिरप तो नहीं दिया जा सकता ना बच्चों देखिए को? बच्चों को नहीं, हम 4 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को कॉफ मेडिसिन ख़ास तौर पे और ज़ुकाम और खांसी की दवाइयाँ जो कि नॉर्मली लोग नाक बह रहा है या नाक ब्लॉक है तो चलो दे दो इसको मेडिसिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि 4 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनका रेस्पिरेटरी सेंटर्स बहुत मैच्योर नहीं होते हैं और इन सारी दवाइयों का असर ये है कि वो आपको बहुत गनुदगी दे सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि कॉफ को सप्रेस करने के लिए आपने मेडिसिन दी, उससे बच्चे की खुदा ना खास्ता इतनी गहरी नींद हुई कि उसमें उसको चोकिंग हो गई या सांस नहीं आया, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। खांसी, हर खांसी के लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे खांस रहे हैं और अपना भाग दौड़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं ठीक तरह से, उल्टी भी नहीं कर रहे, सो भी सही पा रहे, उस खांसी की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो एक रिफ्लक्स होता है कि वो कि है तो अब दें और इसको जल्दी से ठीक कर लें। तो वही है कि बॉडी जो है इंसान की वो काफ़ी रिजिलियंट है और ख़ासतौर पे बच्चों में बहुत ओवर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप देखें कि खांसी के साथ उसको सांस लेने में दुश्वारी है, ब्रीदिंग बहुत फास्ट कर रहे हैं बच्चे, या अपनी सेल्फ नहीं है, गनुदगी तारी हो रही है, वो ऑब्वियसली राइट अवे आपको डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर खांसी को आप इग्नोर करें, लेकिन वो खांसी जिसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो रहे हों, यानी बुखार आ रहा है या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है या नाक इतना बंद है कि दूध नहीं पिया जा रहा, डेफिनेटली आपको डॉक्टर को सीख करना है उस वक्त। और प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि हर वो चीज़, इवन दवाई लाइक टाइलेनॉल, हम समझते हैं शायद इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो भी एक तरीके से आपकी बॉडी हैंडल करती है, उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके लिवर के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ ओवर यूज़ नहीं करें मेडिकेशन को। और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किस एज में दी जा सकती हैं और देखिए रिकमेंडेड नहीं है? एंटीबायोटिक्स जो है एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप, और उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि जब आप हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ऐसे बैक्टीरियाज को प्रमोट करेंगे जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अच्छा, तो रेजिस्टेंस आएगी। ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इसलिए सेफ नहीं है। और आपके लिए कभी एज अ पेरेंट ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वायरल इन्फेक्शन है या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन के लिए तो वैसे भी एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं करेंगी, तो आप अवॉइड करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें, बहुत जल्दी बच्चों को एंटीबायोटिक्स ना दें। आप उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी इंटरफेयर करेंगे, आप उनके जो नॉर्मल जीआई फ्लोरा है उसके साथ भी, क्योंकि एंटीबायोटिक तो नहीं ये देखती कि ये अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, वर्सेस तो सबको जो उसके रास्ते में है दे विल डिस्ट्रॉय। तो उससे बच्चे को डायरिया लग सकता है, उसको फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आपको अवॉइड करना है एंटीबायोटिक्स अंटिल अनलेस कि आपका डॉक्टर एडवाइस करे आपको। चलिए डॉक्टर साहब, ये आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन यह है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन हम दोबारा भी अपने मेहमानों को ज़हमत देते हैं टू कंटिन्यू द सेम डिस्कशन। तो आज तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा हम मुलाकात करेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही आज की एपिसोड का ख़ात्मा होता है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।